आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 संस्कृत का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि गेस किया गया यानी किताब से चुना हुआ प्रश्न है, जो कि बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे भी गया है और पूछा भी जाएगा, यह हमारा गारंटी है। और कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आप सभी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत का मोस्ट वीवीआई पॉपुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे ज़रूर कीजिएगा। और आपसे एक छोटा सा यह रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी एक एक क्लासेस के साथ जुड़कर यह 30 वीवीआई टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कर पाए। और आपके जानकारी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि 4 जनवरी कब 4 जनवरी को आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास लगभग 3 घंटे का क्लास कराया जाएगा, जिसमें 50 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा और एक सब्जेक्ट में 50 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग 4 जनवरी को शाम 6 बजे ज़रूर जुड़िएगा इस चैनल के साथ। और क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन सब वही पूछा जाता है जो यहाँ पे कराया जाता है एक एक क्लासेस पे, तो आप लोग एक एक क्लासेस के साथ विश्वास करके पढ़िए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितना भी क्वेश्चन आएगा तो एक एक क्लासेस के साथ से ही आएगा, जो एक एक क्लास पढ़ाएगा वही क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसे ज़रूर कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का क्लास बहुत हुआ है, परंतु सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास नहीं हुआ है, इसलिए आपके सब्जेक्टिव की तैयारी आपके एक एक क्लासेस पर अभी नहीं हो पा रहा है। तो सब्जेक्टिव का क्लास लेकर आ रहे हैं 4 जनवरी से, जो कि मरहा मेरठन के साथ होगा, तो आप लोग उसे ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है। हमें बताना है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है। तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा है। 1 का राइट आंसर बी होगा, गंगा नदी के किनारे बसा है। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है। तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। क्या है? तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। क्या? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास यही 2500 वर्ष पुराना है। तो आप लोग यह से भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे। हमें बताना है कवि विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति मैथिल कवि थे। 2 का राइट आंसर ए होगा, मैथिल कवि थे। और विद्यापति कौन सा पुस्तक लिखा है। तो विद्यापति आलस कथा लिखा है। कौन सा पुस्तक लिखा है। तो आलस कथा लिखा है। कौन सा पुस्तक लिखा है। तो आलस कथा विद्यापति ने लिखा है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। और विद्यापति को क्या कहा गया है। तो मैथिली कोकिला के नाम से भी विद्यापति को जाना गया है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। हमें बताना है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। जो कि पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और कब मनाया जाता था। तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था। तो गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। और गुप्त वंश के शासनकाल कौन हुआ करता था, उस समय का फाउंडर कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो गुप्त वंश के संस्थापक हुआ करता था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आए थे, और उसके ही समय में पाटलिपुत्र के रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट हुई। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। 3 का राइट आंसर हमारा बी होगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पाटलिपुत्र में किस अवसर पर दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता था यही कौमुदी महोत्सव। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ता था। तो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता था। कब पड़ता था। तो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर दिखाई पड़ता था कौमुदी महोत्सव। और कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो पटना में मनाया जाता था। कहाँ मनाया जाता था। पटना में। और पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो यही पाटलिपुत्र है। क्या है। तो यही पाटलिपुत्र है, पटना का प्राचीन नाम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर,
4 नंबर क्वेश्चन है, नीतिकार द्वारा किसे शत्रु माना गया। नीतिकार किसे शत्रु मानते थे, तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते थे। किसरे, तो आलस को शत्रु मानते थे। वह किसको शत्रु मानते थे, तो आलस को। 4 का राइट आंसर ये होगा, आलस को शत्रु मानते थे। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, आलसियों की संख्या कितनी थी, तो आलसियों की संख्या 4 थी। और यह चारों आलसी कैसा था, तो चारों एकदम नीचेहीन वाचक आलसी था, जो कि पूरे आलसशाला में यह 4 आलसी बच गए। और जितने भी धूर्त लोग थे, यानी धूर्त आलसी, नकली आलसी, वो बहाना बनाकर भाग गए। और आलसशाला में आग लगने पर भी यही चारों लोग जो थे वो नहीं भागे थे। तो इसका राइट आंसर, 4 का राइट आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का मैत्रेयी नाम था। 5 का राइट आंसर ए होगा, मैत्रेयी। और आपसे एक फाइनल बोर्ड में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को कौन सी शिक्षा दी थी। आपसे यह क्वेश्चन पूछा भी गया है 2024 में। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को कौन सी शिक्षा दी थी, तो आत्म तत्व। कौन सा शिक्षा दिया था, तो आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। कौन सा शिक्षा है, तो आत्म तत्व की शिक्षा दिया था। यही याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को, किसको दिया था, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर, संसार प्राय कितने होते हैं। संस्कार प्राय कितने होते हैं, तो टोटल संस्कार कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। 6 का राइट आंसर ये होगा, 16 होते हैं। और इन 16 संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा है गया है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि व्यक्तित्व का निर्माण किससे होता है, तो यही संस्कारों से होता है। किससे होता है, तो संस्कारों से होता है व्यक्तित्व का निर्माण। और संस्कार प्रायः 16 होते हैं, यानी 16 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी। हमें पूछा है महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को क्या दिया था, तो आत्म तत्व की शिक्षा। और किसे दिया था, तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया था। 7 का राइट आंसर ए होगा, मैत्रेयी को दिया था आत्म तत्व की शिक्षा महर्षि याज्ञवल्क्य ने। कौन, तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने। और यह सभी क्वेश्चन 2025 के लिए इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस क्लास में से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं। हमें बताना है जितने भी ऋषि लोग यानी ऋषि मुनि होते हैं, वह देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो वह कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो सत्य का मार्ग अपनाते हैं। कौन सा मार्ग, तो सत्य का मार्ग अपनाते हैं। 8 का राइट आंसर बी होगा, सत्य का मार्ग अपनाते हैं। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋषि लोग हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना कर रहे हैं। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाते हैं, तो सत्य का मार्ग। और ऋषि लोग हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना कर रहे हैं, तो सूर्य की। किसकी, तो भगवान सूर्य की वंदना कर रहे हैं। किसकी वंदना कर रहे हैं, तो भगवान सूर्य की। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है, तो आदित्य है। क्या है, तो आदित्य है। और आदित्य किसे कहा गया है, तो सूर्य को कहा गया है, यानी सूर्य भगवान को क्या कहा गया है, तो आदित्य। और आदित्य का अर्थ क्या होता है, तो सूर्य होता है। तो आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो बचपन में टोटल 3 संस्कार होते हैं। 9 का राइट आंसर सी होगा, 3 संस्कार होते हैं। और टोटल संस्कार कितने होते हैं, तो टोटल संस्कार 16 होते हैं। और इन 16 संस्कारों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, तो 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, मृत्यु के बाद व्यक्ति को कौन सा संस्कार किया जाता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को कौन सा संस्कार किया जाता है, तो मृत्यु के बाद जात कर्म संस्कार नहीं किया जाता है, नामकरण संस्कार नहीं किया जाता है। नामकरण संस्कार का अर्थ होता है नाम रखना, यानी बच्चों को नाम रखना। तो यह नामकरण संस्कार नहीं किया जाता है। निष्क्रमण भी नहीं किया जाता है। तो मृत्यु के बाद व्यक्ति का कौन सा संस्कार किया जाता है, तो अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। 10 का राइट आंसर डी होगा, अंत्येष्टि संस्कार।
और आपसे अंत्येष्टि संस्कार का दूसरा नाम क्या है? तो दाह संस्कार भी इसे कहते हैं। अंत्येष्टि संस्कार को क्या कहते हैं? तो दाह संस्कार भी कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, व्यक्ति को मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो व्यक्ति के मृत्यु के बाद टोटल एक संस्कार होते हैं, और एक संस्कार को कौन सा है? तो अंत्येष्टि संस्कार है। कौन सा संस्कार? अंत्येष्टि संस्कार, जिसे दाह संस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व टोटल हमारे कितने संस्कार होते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इनमें से जो भी होगा आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? हमें बताना है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो यह उपनिषद से संकलित है। 12 का राइट आंसर सी होगा, उपनिषद से। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? क्या उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास है। कौन है? तो वेद व्यास है। कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है उपनिषद के रचनाकार। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ और उपनिषद दोनों के रचनाकार कौन है? तो यही है महर्षि वेद व्यास। और महर्षि, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, यह कि उपनिषद की संख्या कितने हैं? क्या उपनिषद की संख्या कितने हैं? तो उपनिषद की संख्या 108 है। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन हम आपको रिवाइज करवाते हैं उसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह सभी क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेद कितने प्रकार के हैं? क्या वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद हमारा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के वेद होते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? तो वेदांग टोटल 6 प्रकार के होते हैं वेदांग। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन होता है? तो सबसे पुराना वेद कौन होता है? तो सबसे पुराना ऋग्वेद होता है। कौन वेद होता है? तो सबसे पुराना ऋग्वेद होता है। और आपसे पूछेगा कि पुराण कितने होते हैं? तो पुराण टोटल हमारा कितना होता है? तो पुराण टोटल 18 होता है। कितना होता है? तो पुराण टोटल 18 होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कार हमारा टोटल कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। 13 का राइट आंसर डी होगा, 5 होते हैं। कितने होते हैं? तो 5 होते हैं शिक्षा संस्कार। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। 14 का राइट आंसर बी ए होगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। 14 का राइट आंसर ए होगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो 1699 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1699 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जी कौन से गुरु थे? तो सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु थे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के गुरु थे। कौन से गुरु थे? तो सिख धर्म के गुरु थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर। विवाह संस्कार कितने होते हैं? विवाह संस्कार कितने होते हैं? तो विवाह संस्कार 1 होता है। और विवाह संस्कार में क्या किया जाता है? तो 15 का राइट आंसर ए होगा, 1 होते हैं। और विवाह संस्कार में कौन कौन से क्रियाएं होती है? तो कर्म कांड होता है, और निष्कर्मण होता है, सिंदूरदान होता है, सभी प्रकार के विवाह संस्कार में होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका है? क्या हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्य का मुंह किससे ढका है? तो यही हिरण्मय पात्र से ढका है। तो वही यहाँ पे पूछा है, हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका है? तो सत्य का मुंह ढका है। 16 का राइट आंसर बी होगा, सत्य का मुंह ढका है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसकी जय होती है? क्या किसकी जय होती है, यानी किसकी जीत होती है? तो सत्य का जीत होता है। किसका जीत होता है? तो सत्य का जीत होता है। और सत्य का खजाना कौन है? तो देवलोग। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सत्य का खजाना कौन है? तो देवलोग है सत्य का खजाना। और देवलोग को क्या कहा गया है? तो सत्य का खजाना भी कहा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
17 नंबर क्वेश्चन है, ऋषि मुनि हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसकी वंदना कर रहे हैं? ऋषि लोग हाथ ऊपर की ओर उठाकर किसके वंदना कर रहे हैं? तो भगवान सूर्य की वंदना कर रहे हैं। 17 का राइट आंसर ये होगा, भगवान सूर्य की। और आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो सूर्य का पर्यायवाची क्या है? तो आदित्य है। क्या है? तो सूर्य का पर्यायवाची आदित्य है। और आदित्य का दूसरा लाभ क्या है? तो आदित्य का दूसरा लाभ यही सूर्य है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देवता कहाँ रहते हैं? क्या देवता कहाँ रहते हैं? तो देवता सर्वत्र रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो देवता सर्वत्र रहते हैं। और इंद्रलोक की नगरी किसे कहा गया है? तो इंद्रलोक की नगरी कहा गया है पाटलिपुत्र को। कौन किस नगर को कहा गया है? तो पटना, जिसे पाटलिपुत्र भी कहते हैं, तो उसे ही कहा गया है इंद्रलोक की नगरी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? और यह क्वेश्चन आपके एग्जामों के लिए मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग यह 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप इसमें से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ पाए। तो 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास टोटल 2500 वर्ष पुराना है। 18 का राइट आंसर सी होगा, 2500 वर्ष पुराना है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पटना के पालिका देवी कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पटना के पालिका देवी कौन है? तो पटल देवी है। कौन है? तो पटल देवी है। और पटना के पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है, पटना के पालिका देवी। और पटना शब्द किस शब्द से बना है? यह क्वेश्चन 2007 या 8 में पूछा गया था। पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो यह पतल शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? तो पतल शब्द से बना है पटना। और पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण सूर्यदेव का पुत्र था। 19 का राइट आंसर ये होगा, सूर्यदेव का पुत्र था। और कर्ण के माता का नाम क्या था? तो कर्ण के माता का नाम कुंती था। क्या था? तो कर्ण के माता का नाम कुंती था। और कर्ण के पास क्या था? तो सोने का कंगन था। क्या था? तो कर्ण के पास सोने का कंगन था। और कर्ण से कौन सोने का कंगन ले लिया? तो यही इंद्र ने ले लिया। कर्ण के पास आया इंद्र ब्राह्मण के भेष धकर, और आपसे कर्ण से क्या ले लिया? तो सोने का कंगन ले लिया। और कर्ण ने गाय, हाथी और सोना दान में देने का प्रयास किया, परंतु इंद्र ने क्या बोला कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यानी न दत्तव्यम न दत्तव्यम। किसकी युक्ति है? तो कर्ण की युक्ति है, यानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यह किसने बोला? तो इंद्र ने बोला। और किसको बोला? तो कर्ण को कहा। और कर्ण से क्या इन्हें प्राप्त करना था? तो कवच और कुंडल मांगना था। तो आप लोग इसे सोने का कंगन नहीं था, बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। सॉरी, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है। सोने का कंगन किसके पास था? तो वह बाघ के हाथ में था। वह व्याघ्रपति कथा में है। और हमसे पूछा है कर्ण, तो कर्ण के हाथ में क्या था? तो कर्ण किसका पुत्र था? तो सूर्यदेव का पुत्र था। 19 का राइट आंसर ये होगा, सूर्यदेव का पुत्र था। और कर्ण के माता का नाम कुंती था। तो क्या था? तो कुंती था। और कर्ण के पास कौन ब्राह्मण के भेष में आया? तो यही इंद्र भगवान ने आया था। और कर्ण से क्या ले लिया? तो कवच और कुंडल ले लिया। और कर्ण को कवच और कुंडल कब प्राप्त हुआ था? तो जन्म से ही प्राप्त था। तो इसे आप लोग याद रखेगा। और सोने का कंगन वाला है वो व्याघ्रपति कथा पाठ में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? यानी मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, जिसमें पर मंगलम पाठ में किसका वर्णन किया गया है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मंगलम पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो परमात्माओं को किया गया है। किसका? तो परमात्मा का वर्णन किया गया है मंगलम पाठ में। और हमसे पूछा है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो यह उपनिषद से संकलित है। 20 का राइट आंसर डी होगा, उपनिषद से लिया गया है मंगलम पाठ। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। और वेद कितने? तो वेद टोटल हमारा 4 प्रकार के होते हैं। और पुराण कितने प्रकार के? तो 18 प्रकार के पुराण होते हैं। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और उपनिषद की संख्या कितना है? तो 108 है। कितना है? तो 108 है उपनिषद की संख्या। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, आदित्य का इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे पूछा है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। और यह 2023 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? तो 2023 के प्रथम पाली में पूछा गया था यह क्वेश्चन। आदित्य इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति जोड़ आदि होगा। 21 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर हमारा होगा ए होगा। क्या होगा? ए होगा, इति जोड़ आदि होगा इत्यादि का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
22 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास कौन आया था? तो ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास इंद्र आए थे। 22 का राइट आंसर सी होगा, इंद्र आए थे। और इंद्र किसकी सहायता करने के लिए आए थे कर्ण के पास? तो अर्जुन की सहायता करने के लिए आए थे, ताकि अर्जुन आसानी से जीत पाए। और यह क्या चाहता था? तो यह कर्ण के कवच और कुंडल चाहता था। तो क्या चाहता था? तो कवच और कुंडल चाहता था कर्ण से। और कवच और कुंडल उनके कब से प्राप्त थे? तो जन्म से ही प्राप्त थे। और कवच और कुंडल दान में कौन दे दिया? तो कर्ण दे दिया। कौन दे दिया था? तो यही कर्ण ने दे दिया था। और दानवीर किसे कहा जाता है? तो दानवीर भी कर्ण को ही कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, शत्रुराज क्या बढ़ा रहे हैं? शत्रुराज क्या बढ़ा रहे हैं? तो शत्रुराज कलह और अशांति दोनों को बढ़ा रहे हैं। 23 का राइट आंसर सी होगा, अशांति और कलह को दोनों को बढ़ा रहे हैं शत्रुराज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, रघुवंशम किनकी कृति है? रघुवंशम किनकी कृति है, यानी किनकी रचना है? तो यह कालिदास की रचना है। 24 का राइट आंसर बी होगा, कालिदास की। और कालिदास ने एक और पुस्तक लिखा है जिनका नाम मेघदूतम है। क्या है? तो मेघदूतम है। क्या है? तो मेघदूतम है, जिसे मेघदूत भी कहा जाता है। तो मेघदूतम किसकी रचना है? तो यही कालिदास की रचना है। और रघुवंशम भी कालिदास की रचना है। 24 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? तो गांधी सेतु पुल पाटलिपुत्र में स्थित है। 25 का राइट आंसर डी होगा, पाटलिपुत्र में। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि महात्मा गांधी सेतु पुल है किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। किन सा नदी पर? तो गंगा नदी पर स्थित है। और गंगा नदी का लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। कितना है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पटना किस नदी के किनारे बसा है? यह पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा एक्शन प्लान कब आया था? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में आया था। कब आया था? तो 1985 में आया था। यह सोशल साइंस का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव एकदम दानी टाइप का था। 26 का राइट आंसर बी होगा, दानी था। और कबो कबो ऑप्शन में दयालु भी देता है। क्या देता है? दयालु भी देता है। तो आप लोग दयालु रहेगा ऑप्शन में, तो आप लोग दयालु पर टिक कीजिएगा। और दानी रहेगा तो दानी पर भी टिक कीजिएगा। क्योंकि मंत्री वीरेश्वर जो था और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था। और वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो दानी था, जिसे दानशील भी कहते हैं। दानी या दानशील या दयालु सब एक ही प्रकार का होता है। और मंत्री वीरेश्वर ने क्या किया था? तो आलसला में अपने कर्मचारियों के द्वारा आग लगवा दिया था। और क्योंकि नकली आलसी जितना थे से भाग गए। और आग कब लगाए गए थे? तो आग लगाए गए थे जब सब सो रहा था तब। और कहाँ लगाया गया था? तो आलसला में। और किसने लगवाया था? तो मंत्री वीरेश्वर ने, जो कि अपने कर्मचारियों के द्वारा लगवाया गया था। और क्यों लगवाया गया था? तो सही आलसियों को पहचान करने के लिए। और सही आलसियों की संख्या कितना था? तो 4 था, जिसे वास्तविक आलसी भी कहा जाता है। और आलसियों को प्रतिदिन क्या देता था? तो अन्न और वस्त्र देता था। और कौन देता था? तो यही मंत्री वीरेश्वर ने देता था। और जो कि मिथिला का मंत्री था। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर। उस 27 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण के पास कवच और कुंडल कब से था? कर्ण का, यहाँ पे कर्ण गलत लिखा गया है। यहाँ पे होना चाहिए कर्ण। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर कर्ण लिखा गया है, तो कर्ण होना चाहिए। तो कर्ण के कवच और कुंडल कौन ले लिया? तो कर्ण के कवच और कुंडल इंद्र ने ले लिया। 27 का राइट आंसर सी होगा, इंद्र भगवान ने। और इंद्र को क्या बोला गया है? तो शक्र कहा गया है। क्या कहा गया है? तो शक्र कहा गया है। और यही इंद्र ने कर्ण से छलपूर्वक कवच और कुंडल ले लिया। तब किसके सहायता करने के लिए? तो यही अर्जुन की सहायता करने के लिए ले लिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर, भिखनटोला गांव के लोग कैसा था? भिखनटोला गांव के लोग कैसा था? तो भिखनटोला गांव के लोग कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले थे। 28 का राइट आंसर सी होगा, कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले थे। भिखनटोला गांव के लोग कैसा थे? तो धलहील भी थे। इसका राइट आंसर सभी होगा। क्या होगा? तो इसका 28 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे पूछा गया है, भिखनटोला गांव के लोग कैसा थे? तो धन से विहीन थे, यानी धन भी नहीं थे। और शिक्षा विहीन भी थे, जिसे शिक्षा भी नहीं था।
और शिक्षा किसको नहीं था, तो राम परवेश राम को भी नहीं था और उनके पूरे गांव में भी नहीं था। और कठिनाई से जीवन व्यतीत करने वाले थे। 28 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी था। और भिखनटोला गांव में कौन आया था, तो शिक्षक आया था। कौन आया था, तो शिक्षक आया था। भिखनटोला गांव में शिक्षक आया था। और शिक्षक किसे पढ़ाया था, तो राम परवेश राम को पढ़ाया था। और राम परवेश राम आगे चलकर क्या बना, तो स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और और आगे चलकर उनका नाम क्या पड़ गया, तो करमवीर पड़ गया। और भिखलटोला गांव में कौन आया था, तो शिक्षक आया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, विजय किससे प्राप्त होती है। विजय किससे प्राप्त होती है, तो विजय हमेशा सत्य से प्राप्त होती है। 29 का राइट आंसर डी होगा, सत्य से प्राप्त होता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्य के लिए किसको हटा देना चाहिए, तो हिरण्मय पात्र को हटा देना चाहिए। किसके हटा देना चाहिए, तो हिरण्मय पात्र को हटा देना चाहिए। सत्य धर्म के लिए हिरण्मय पात्र को हटा देना चाहिए। और किसकी जय होती है, तो यही सत्य की जय होती है। और किसकी जीत नहीं होती है, क्या किसकी जीत नहीं होती है, तो नहीं किसकी जीत होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर, भिखलटोला गांव कहाँ स्थित है। भिखलटोला गांव कहाँ स्थित है, तो भिखलटोला गांव बिहार राज्य में स्थित है। 30 का राइट आंसर ए होगा, बिहार राज्य में स्थित है भिखलटोला गांव। और राम परवेश का घर कैसा था, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, राम परवेश का घर कैसा था, तो राम परवेश का घर कुटिया था। क्या था, तो राम परवेश का घर कुटिया था। पुराने समय यानी प्राचीन समय में घरों को क्या बोला जाता था, तो एक छोटे से घर को बोला जाता था कुटिया। उसी में व्यतीत जीवन यापन करते थे, कौन करते थे, तो राम परवेश राम। और राम परवेश राम का घर क्या था, तो कुटिया के था। क्या था, तो कुटिया के था। और गांव के लोग कैसे थे, भिखलटोला गांव के लोग कैसे थे, तो धन विहीन और शिक्षा विहीन दोनों थे। और कठिनाई से जीवन व्यतीत कर लेता वाले थे, यानी जीवन अपने बहुत ही कठिनाइयों से काटते थे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके बाय।